जब हम दौरान बातचीत, यानी कि एक तो हमारी जो ड्यूटी है सुनने की है और दूसरी है हमारी ड्यूटी बोलने की, बाकी आदाब भी अपने मौजूद होने चाहिए दोनों इश्खास में, हम में भी और सामने वाले में भी। जब हम बोल रहे हैं अक्सर ऐसा होता है कि हम हमारे अल्फाज, यानी कि हम ब्लफिंग कर रहे हैं, हमारे अल्फाज में एक तरह से डेविएशन है, हम अल्फाज मिस कर रहे हैं, हम टर्म्स को मिस कर रहे हैं स्टेटमेंट में से, हम अक्सर तेज़ बोल जाते हैं। तो ये तब होता है कि जब एक तो होता है कि इंसान की नेचर है कि इंसान कहीं ना कहीं उसका जो बोलने का अंदाज़ है वो तेज़ है, वो थोड़ा तेज़ बोलता है। वो भी प्रैक्टिस करके इंशाल्लाह पॉजिटिविटी को फॉलो करके वो भी इंशाल्लाह बेहतर हो सकता है। लेकिन मैं इससे हटकर बात कर रहा हूँ कि अक्सर औक़ात हम बातचीत के दौरान तेज़ बोल जाते हैं, और या फिर अक्सर औक़ात हम दौरान बातचीत अल्फाज को मिस कर जाते हैं ना चाहते हुए भी। ये तब तो होता है कि जब हम दौरान बातचीत अपने अल्फाज पर जो हम पैगाम पहुंचा रहे हैं उस पर तवज्जो करने की बजाय अपने गिरदोनवा पर तवज्जो कर रहे होते हैं, सामने वाले के पर तवज्जो कर रहे होते हैं, यानी कि हमारी तवज्जो हट जाए। सो कोशिश कीजिए कि जब हम बातचीत कर रहे हैं, सामने वाले ने हम पर बोल लिया है, हमको अपना पैगाम पहुंचा दिया, हमसे सवाल कर लिया, लेकिन हमारी जब बोलने की बारी आई है, हमारा फोकस, हमारी तवज्जो मुकम्मल हमारे अल्फाज पर हो, हमारे इनर थाट्स पर हो, जो पैगाम हम पहुंचा रहे हैं उस पैगाम पर हमारी तवज्जो हो। सो जब ऐसा होगा तो इंशाल्लाह नेचुरली, यानी कि हमें अनकॉन्शियसली, लाशऊरी तौर पर हमें पता भी नहीं होगा, और हमारे जो मुंह से जो अल्फाज निकलेंगे वो क्लियर होंगे, वो एक तरह से ऑथेंटिक होंगे और रिलेटेड होंगे सामने वाले के क्वेश्चन से। सो कोशिश कीजिए कि दौरान बातचीत जब आपकी बोलने की बारी आए, आप अपने अंदर के ख्यालात पर भरपूर तवज्जो दें। आप जो कुछ बोलने जा रहे हैं उस पर आपकी तवज्जो हो कि आप क्या बोल रहे हैं, ना कि सामने वाले पर तवज्जो हो कि सामने वाला कैसे सुन रहा है, या फिर उसका जो फिज़िकल अपीयरेंस क्या है, या फिर गिरदोनवा में आपकी तवज्जो हट जाए किसी वजह से। सो इस चीज़ से आपने परहेज़ करना है। जब आपके चेहरे पर स्माइल ना होगी, जब आप के चेहरे से एक तरह से सामने वाले से खुशी के तासुरात ना अपीयर होंगे, तो सामने वाला क्या हमसे राज़ी होगा? और जब सामने वाला हमसे राज़ी नहीं है तो क्या वो इस कम्युनिकेशन को, इस मवासलात को, इस बातचीत को, क्या वो एक अच्छी कम्युनिकेशन का नाम दे पाएगा, एक अच्छा कम्युनिकेशन इंटरेक्शन का नाम दे पाएगा? वो बिल्कुल नहीं दे पाएगा। क्योंकि देखें ना ज़रा, इसमें सामने वाले की इज़्ज़त का भी मसला है। जब हम सामने वाले से इंटरेक्ट हो रहे हैं, अगर हमारे फेस पर स्माइल नहीं है, मुस्कुराहट नहीं है, तो सामने वाले को होगा कि शायद ये इंसान हम मुझसे बातचीत करना नहीं चाहता, या फिर मुझसे कुछ ना खुश है, यानी कि हमारे चेहरे पर इससे खुशी के तासुरात ज़ाहिर ना होंगे, और हमारे चेहरे पर उसके लिए एक मुस्बत, सिंसियर और आजिज़ी वाली मुस्कुराहट ना होगी, तो कम्युनिकेशन जो हमारी कम्युनिकेशन पर्पज़ है वो शायद कुछ हद तक यूज़फुल रहे, लेकिन जो ओवरऑल जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं ये डिस्टर्ब हो जाएं, जो हमारा इंटरेक्शन है, जो हमारा अपने रिलेशन है, ये इसमें बिगाड़ पैदा हो जाए। सो कोशिश कीजिए कि हमारे चेहरे पर स्माइल ज़रूर है। स्माइल बहुत ही पावरफुल चीज़ है। अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान को ये एबिलिटी नवाजी है कि इंसान सामने वाले की जो स्माइल है, जो मुस्कुराहट, उसकी नेचर को जान जाता है, यानी कि उसकी स्माइल जो है मुस्बत है, मनफी है उस इंसान के हक़ में, उसकी स्माइल उस इंसान के हक़ में एक ताउन वाली है या फिर गैर ताउन वाली वो स्माइल है उसके जो चेहरे पर अपीयर हो रही है। ये अल्लाह ताला ने हर इंसान को एबिलिटी नवाजी है, जो इंसान कहीं ना कहीं मेचोरिटी एज में एंटर हो चुका है। सो कोशिश कीजिए कि आपके चेहरे पर एक मुखलिस स्माइल हो सामने वाले के लिए। आहिस्ता बोलने की कोशिश करें, ये भी कम्युनिकेशन स्किल्स है, क्योंकि कम्युनिकेशन में मैं आगे भी बात कर चुका, कम्युनिकेशन में जो मेन हमारे दो एक्ट्स होते हैं, एक है कि हम सामने वाले के सुन रहे हैं, दूसरा हम अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं, और वो पैगाम हम वर्बली पहुंचा रहे हैं या फिर नॉन वर्बली पहुंचा रहे हैं। ये जो पॉइंट है ये वर्बल से रिलेटेड है कि जो पैगाम हम अपने बातचीत के ज़रिए पहुंचाते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने भी बोल रहा हूँ। सो कोशिश कीजिए कि दौरान कम्युनिकेशन आहिस्ता बोलिए, क्योंकि देखें ना ज़रा, कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन, सामने वाले की भी सुनना और अपनी भी उसको सुनाना, अपने जो ख्याल है उसका भी इजहार उसके सामने आजिज़ी के साथ करना। तो हमारे ख्याल तभी उस तक पहुँचेंगे जब वो क्लियर होंगे, जब उनकी टून ठीक होगी, जब वो क्लियर होंगे। मैं अगेन कह रहा हूँ,
हमारे अल्फाज क्लियर होंगे, उसको वो बआसानी सुन पाएगा, वो बआसानी समझ पाएगा। सो कोशिश कीजिए कि आप अल्फाज जो हैं वो आहिस्ता पहुंचा रहे हैं, आप कम्युनिकेशन में आहिस्ता बोल रहे हैं। ये भी तब मुमकिन होता है कि जब हम दौरान बातचीत जब हम बोल रहे हैं उस वक़्त हमारी तवज्जो हमारे ख़यालात पर है, जो हम बोलना चाह रहे हैं हमारी तवज्जो उसके ऊपर है। जब हम इस तरह का तवज्जो का जो फोकसिंग एटीट्यूड का जो रवैया है ये जब हम अपनाते हैं तो नेचुरली हम आहिस्ता बोलते हैं, ये एक नेचुरल है। दूसरा ये है कि अल्फाज को आसान बना कर पहुँचाएँ, अपने अल्फाज को सामने वाले के लिए आसान बनाएं। देखें ना ज़रा, अब सपोज़ कीजिए कि हम पाकिस्तानी जो लोकल्स हैं, सपोज़ कीजिए कि सामने वाला एक इंसान एक अच्छा कम्युनिकेटर है, लेकिन अगर हम जो मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं लैंग्वेज मीडियम, सपोज़ करें कि वो इंसान इंग्लिश में बात करना नहीं जानता या फिर इंग्लिश के जो सवालात हैं, जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उनको वो रिस्पॉन्ड करना नहीं चाहता इंग्लिश लैंग्वेज में, यानी कि उससे इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती। बनिस्बत हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हम दौरान बातचीत उससे इंग्लिश से बात करते हैं। तो हम इंग्लिश से बात कर रहे हैं, हम इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो सामने वाले को इंग्लिश आती नहीं है तो वो कैसे जवाब दे पाएगा। तो इससे तो ये बिल्कुल ही कह लें कि कम्युनिकेशन पर्पज़ से बिल्कुल रिज़ल्टलेस आ जाएगा, हमारा वक्त ज़ाया होगा, हमारी एनर्जी ज़ाया होगी और कहीं ना कहीं कुछ हद तक हमारे रिलेशंस भी ख़राब हो जाएंगे। सो कोशिश कीजिए कि जो ज़बान, जो कम्युनिकेशन मीडियम सामने वाले के लिए आसान है, यानी कि सामने वाला हमारे अल्फाज को अपने दौरान बातचीत में समझ सके, वो कम्युनिकेशन, वो ज़ुबान का ज़रिया इस्तेमाल कीजिए। अपने अल्फाज को बिल्कुल आसान बनाकर पहुंचाएं, ना कि आप दौरान बातचीत कुछ ना कुछ एक तरह से फ्लावरी वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े मतलब कि मुश्किल अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि सामने वाला कुछ कहीं ना कोई कंफ्यूज हो जाए, कहीं ना कहीं उसके लिए अनअंडरस्टैंडेबल बने वो आपकी बात। तो कोशिश कीजिए कि आपके अल्फाज जो हैं, क्योंकि हमारे जो कम्युनिकेशन करने का कोई ना कोई पर्पज़ होता है, सो पर्पज़ तभी यूज़फुल जाएगा जब सामने वाला हमारी बात समझेगा या फिर हम सामने वाले की बात समझेंगे और फिर हम दोनों एक दूसरे के जो ख्याल है तो उसको समझते हुए उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये तभी मुमकिन होगा कि जब हम आसान अल्फाज में बोलेंगे, जब हमारी लैंग्वेज है उसमें सिंप्लिसिटी होगी, सादगी होगी, जब एक नेचर से शो होगी हमारे जो अपने बोलने के अंदाज़ में, ना कि हम अपना इमेज क्रिएट करना शुरू कर दें। सो इस चीज़ से एहतियात कीजिए। कम्युनिकेशन में हम अक्सर बड़ों से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, छोटों से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। सो एक नेचर है कि कोशिश कीजिए कि दोनों कम्युनिकेशन ये पहले पॉइंट से रिलेट के, जो सबसे पहला पॉइंट है ये उससे रिलेट करता है। दोनों कम्युनिकेशन कोशिश कीजिए कि अगर आपके सामने कोई बड़ा इंसान है, आपका सीनियर है, आपके वालिदैन हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके कोई उस्ताद साहिबान हैं, कोशिश कीजिए कि आप उन भरपूर मुस्बत होकर अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए, एक आजिज़ी का रवैया अपनाते हुए, उनकी इज़्ज़त करते हुए, उनकी कदर करते हुए कोशिश कीजिए कि उनकी ज़्यादा सुनिए और अपनी कम बोलिए। क्योंकि अगर आपके सामने एक बड़ा इंसान है और आप उसकी थोड़ी कम सुन रहे हैं बनिस्बत आप उसको ज़्यादा सुना रहे हैं, यानी कि हम ज़्यादा बोल रहे हैं और उसको बोलने का मौका कम दे रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं उसकी जो एक तरह से डिसरिस्पेक्ट होगी, हम कहीं ना कहीं उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। सो एक रिस्पेक्टफुली आप कोशिश कीजिए कि आप सामने वाले को जब आप इज़्ज़त दे रहे हैं, जब आपके सामने कोई सीनियर है जो आपसे इंटरेक्ट हो रहा है, वो सीनियर आपका कोई भी हो सकता है, आपकी एज का कोई बड़ा इंसान हो सकता है, हमारे को घर का अफराद हो सकता है, हमारे वालिदैन हो सकते हैं, हमारे उस्ताद साहिबान हो सकते हैं, हमारे सिबलिंग्स हो सकते हैं, हमारा कोई अजीज़ हो सकता है, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं। सो कोशिश कीजिए कि हम उन्हें ज़्यादा बोलने का मौका दे रहे हैं। इससे ये होगा कि सामने वालों को एक साइन मिलेगा कि हम उसे इज़्ज़त दे रहे हैं, हम एक एहतरामन खामोश हैं उनके सामने ताकि हम उसकी सुन सकें। सो इससे क्या होगा कि सामने वाला भी हमें इज़्ज़त देगा और मुमकिन है कि वो भी इस तरह के एडोप्शन में आ जाए, उस पर भी अपनाइयत आ जाए कि वो भी कम बोले, यानी कि वो भी हमें बोलने का मौका दे, वो भी हमें एक तरह से अलाउ करे कि हम भी अपने ख़यालात का इज़हार उसके सामने करें। सो कोशिश कीजिए कि हम दोनों कम्युनिकेशन कम बोलें। जब हमारे सामने कोई सीनियर हो जो हमसे इंटरेक्ट हो रहे हैं, उस वक्त हम बोलें कम और उसको सुने ज़्यादा। मुस्बत रवैया अपनाए रखें। देखिए जी, पॉजिटिव एटीट्यूड, मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूँ, ये बहुत ही अजीम क्वालिटी है, ये बहुत ही अजीम अपनाइयत है
इस अपनाइयत की अडोप्शन के बाद, इस क्वालिटी की अपनाइयत के बाद हर क्वालिटी, हर अडोप्शन, हर स्किल यूज़फुल रहती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान को, हज़रत इंसान के वजूद को हर चीज़ के लिए हमारा दिमाग ही हमारे लम्हे लीड करता है। यानी कि हमारा जो वजूद है, हमारे जो मैनर्स हैं, हमारे जो आदाब हैं, हमारे एक्ट्स हैं, हमारी हर चीज़ फ़ॉलो करिए हमारे दिलो दिमाग को। जो हमारे दिलो दिमाग में आएगा वक्तन फ़वक्तन हम वो करते जाएंगे। इसी तरह अगर हमारे दिमाग की तरफ से एक तरह से मुस्बत लीडिंग हो, हमारे जो दिमाग के ख्याल हैं वो मुस्बत हों, वो अच्छाई वाले हों, तो क्या दौरान कम्युनिकेशन हमारे दिलो दिमाग से अल्फाज अच्छे नहीं निकलेंगे? क्या हम दौरान कम्युनिकेशन जो अल्फाज होंगे वो ताउन वाले नहीं होंगे, वो मुखलिस नहीं होंगे, वो आजिज़ी वाले नहीं होंगे? बिल्कुल ऐसा होगा। और ये एक नेचर है कि जब हम मुस्बत एटीट्यूड में आते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन काफ़ी हद तक बेहतर रहती है। ये एक तरह की बहुत ही अजीम और श्योर ट्रिक है, यानी कि यकीनी, यानी कि आउटकमेबल ट्रिक है, जिसका रिज़ल्ट एक अच्छा शो होता है, अच्छा अपीयर होता है। कोशिश कीजिए, इसकी अपनाइयत कीजिए, इसको डेली लाइफ में एक्सपीरियंस कीजिए कि आप एक सिंगल इंसान के लिए कर सकते हैं। यानी कि आप किसी इंसान से इंटरेक्ट हो रहे हैं और आप एक तरह से अपने आप से कमिटेड हो जाए कि भाई अभी मैं मुस्बत रवैये की अपनाइयत में आ गया हूँ और मुस्बत होकर इस इंसान से बातचीत करने जा रहा हूँ, तो यकीनन आपकी कम्युनिकेशन बहुत यूज़फुल रहेगी। क्योंकि आपकी मुस्बत जो रवैया होगा, आपके जो मुस्बत ख़यालात होंगे, आपकी जो मुस्बत सोच होगी, ये आपके अंदर अच्छाई पैदा कर देगी, भरपूर अच्छाई पैदा कर देगी। और आपके अंदर जो अल्फाज का चुनाव है, आपके अंदर जो अच्छाई के जो अल्फाज है वो पैदा कर देगी। यानी कि आप एक अच्छा रिस्पॉन्ड कर पाएंगे हर पॉइंट पे सामने वाले को। दौरान बातचीत कोशिश कीजिए कि अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, अपने एहसास को कंट्रोल कीजिए। कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जो हमारे बहुत करीबी होते हैं, जैसे कि हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे कोई बहुत ही करीबी रिश्तेदार, हमारे बहुत ही करीबी दोस्त कि जिनसे हम अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। अपने कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जो कहीं ना कहीं हमारे दोस्त होते हैं, यानी कि जो हमसे इंटरेक्ट तो होते हैं डेली बेस पर, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से हमारा उनके साथ कोई भी करीबी रिलेशन नहीं होता। तो अगर हम उनके सामने अपनी अंदर की फीलिंग्स रखने बैठ जाएं, अगर हम अपने मतलब के अपने इमोशंस को छेड़ लें, तो मुमकिन है कि उसका जो फेशियल एक्सप्रेशंस हो वो अनप्रिडिक्टेबल हो। यानी कि उसका जो फेशियल एक्सप्रेशंस है वो थोड़ा सा अनकोऑपरेटिव हो जाए, वो एक तरह से अपने आप में थोड़ी शर्मिंदगी में महसूस करे, वो एक तरह से एक रिज़ल्ट लेस एक्सप्रेशन को शो करे कि अब मैं के सामने वाला मुझे अपने ज़ाती ज़िंदगी के कुछ काम बता रहा है, कुछ चीज़ें बता रहा है, वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी की चीज़ें मेरे साथ शेयर कर रहा है, तो मैं उस सब क्या जवाब दूँ? इवन वो इंसान ये चीज़ सोचेगा। सो कोशिश कीजिए कि ओवरऑल कोशिश कीजिए कि कम्युनिकेशन के दौरान अपने एहसास को कंट्रोल कीजिए, अपने इमोशंस पर काबू पाइए। लाइक आप गुस्सा ना करें, आप एक तरह से रोएं ना, आप रोने से परहेज़ करें। क्योंकि जब आपका करीबी, आपका कोई अपना आपके साथ होगा जो आपसे बातचीत कर रहा है, तो वो आपको एक तरह से तसल्ली देगा, आपको मतलब कि आपको एक मुस्बत बनाने की कोशिश करेगा उस वक़्त। लेकिन उस वक़्त जब आप कोई पराया आपके सामने होगा, तो ख़ुद अपने आप को उस पराए इंसान के साथ जगह पर रख के देखिए कि जो हमारा कोई ज़्यादा करीबी नहीं है, तो वो कैसा अपने रिस्पॉन्ड करेगा हमारे रोने पर, हमारे गुस्सा करने पर, कुछ भी करने पर, जो हमारे इमोशन से जुड़ी चीज़ें हैं। सो कोशिश कीजिए कि अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कीजिए। हमारे जो आज के पॉइंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वाइंड अप हो गए हैं। देखें जी, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये मैंने 10-12 पॉइंट्स, 10-12 स्ट्रेटजीज़, और इनका दूसरा नाम है कि 10-12 इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, जो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इंस्पायरेशनल, ये मैंने आपके सामने रख दी हैं। तो ये बहुत एक तरह का एक चैलेंजिंग काम है कि इनको फॉलो करना, इनकी पैरवी करना, इनको ज़ाती ज़िंदगी में एक तरह से अप्लाई करना। देखें जी, ये मुश्किल नहीं है। ओवरऑल मैं शुरुआत में आपको 2 चीज़ें रिकमेंड करता हूँ। कोशिश कीजिए कि दौरान बातचीत आपके अंदर भरपूर मुस्बत रवैया हो, आपके चेहरे पर स्माइल हो, आपके चेहरे पर एक तरह से सामने वाले के लिए इज़्ज़त हो, आप कदर कर रहे हैं। दूसरा, दौरान बातचीत कोशिश कीजिए कि सामने वाले की बातचीत पर भरपूर तवज्जो दीजिए। सामने वाला जो पैगाम पहुँचा रहा है, ये 2 मेन ट्रिक्स को अप्लाई कीजिए। इनके एक तो मुस्बत रवैया, दूसरा पॉजिटिव, एक तो मुस्बत रवैया, दूसरा सुनने वाला एटीट्यूड।
यानी कि हम सामने वाले के जो अल्फाज हैं उस पर तवज्जो दें ताकि हम उसके मुताबिक उसे इफ़ेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर पाएँ। ये 2 स्ट्रेटजी शुरू में आप अप्लाई कीजिए, इनको फॉलो कीजिए, लेकिन इसके बाद अगर रिज़ल्ट ज़ाहिर नहीं होते तो आप सभी को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं आप एक तरह से इनको छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में अपने पेज पर लिख सकते हैं और फिर बाद में एक तरह से एक सभी का एनालाइज़ कर सकते हैं कि भाई मैं कैसे किसको फॉलो कर सकता हूँ, क्या मेरे लिए मुश्किल है, क्या मेरे लिए आसान है। तो इंशाल्लाह ये कुछ मुश्किल नहीं है, ये मैंने पेज पर राइट डाउन किए हैं। शायद कुछ वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन इनको बिल्डअप करना कोई मुश्किल नहीं है, इनकी अपनाइयत में आना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे और मुस्बत होकर इन पॉइंट्स की पैरवी करेंगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।